हाँ भाई, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी यहाँ पे? गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, लास्ट वीक हम लोगों की क्लास ज्यादा नहीं हो पाई थी क्योंकि कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी और मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाया था लास्ट वीक। अच्छा, आज बच्चे कम हैं यहाँ पे। तुम लोगों के कोई ग्रुप में मैसेज डाल सकता है कि ऑडिट की क्लास के बच्चे ज्वाइन कर लें क्लास को? तुम लोग हो उस ग्रुप में? यस सर। हो क्या तुम लोग उस ग्रुप पे? यस सर। हाँ, तो कोई उस पे मैसेज डाल सकता है क्या कि बाकी बच्चे भी जो आते हैं ऑडिट की क्लास काइंडली ज्वाइन कर लें? एक कोई जना मैसेज डाल दो ना, है ना? फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। कोई डाल रहा है मैसेज? चलो फिर लोग हम करते हैं क्लास तो स्टार्ट, बाकी फिर बच्चे रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अच्छा, हम लोगों का चैप्टर चल रहा था कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और यूके के अंदर बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक कोड है। आवाज आ रही है मेरी यहाँ पे? जूबी, महविश, निधि? यस सर। ठीक है। तो बेसिकली यूके के अंदर एक कोड है जिसको बेसिकली हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड बोलते हैं। इसको ऑन पर्पस बनाया गया है क्योंकि जो है बोर्ड के स्तर पे, बोर्ड के लेवल पे कुछ फ्रॉड्स हो रहे हैं, या जब वो काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही हैं। उसकी वजह से कंपनीज बंद होती हैं, लॉसेस में चल जाती हैं, पब्लिक का पैसा जो है वो डूब जाता है। तो इस कारण से हमने ये कोड बनाया था। और बेसिकली इसके 5 पार्ट हैं जिसमें से तीन हम लोग पढ़ चुके हैं, चौथा पार्ट हम लोगों का चल रहा है, दैट इज ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर। ठीक है, ये चीज ध्यान है आप लोगों को? हाँ या ना? यस सर। है ना? तो तीन हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग फोर्थ पढ़ रहे थे ऑडिट के ऊपर, कि भाई ऑडिट को लेकर के जो हमारी बोर्ड की है वो क्या जिम्मेदारियां हैं, उसको लेकर के हमने कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पे पढ़े हैं और कुछ प्रोविजंस हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े। ठीक है, ये तो हम चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑडिट कमेटी के बारे में इन लोगों ने बात करी है कि भाई आपकी एक ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, जिसके कुछ काम इन लोगों ने यहाँ पर बताए कि ये काम ऑडिट कमेटी करेगी। हम लोगों का जो लास्ट चल रहा था वो लास्ट चल रहा था एफआरसी की गाइडलाइंस।
कि भाई जो बेसिकली ऑडिट कमिटी के ऊपर एफआरसी की गाइडलाइंस है वो क्या दी गई हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ से वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ वो है। ठीक है, तो एफआरसी की गाइडलाइंस क्या है? एफआरसी क्या था, याद है क्या किसी को? याद है क्या किसी को एफआरसी क्या था? सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल। ये यूके की एक काउंसिल है बेसिकली, है ना। और इसका क्या काम है यूके की काउंसिल का? ये बेसिकली कंपनीज को रिव्यू करती है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको, उनका काम देखती है कि वो लोग कैसे कर रहे हैं। और फाइनेंशियल वर्ड इन लोगों ने यूज किया, मतलब फाइनेंशियली जो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हाउ दे आर ड्रॉन, कितनी इंटीग्रिटी है उनके अंदर। कई बार ये बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जो है वो इंस्पेक्शन भी करती है, इन्वेस्टिगेशन भी करती है, ये सब चीजें होती है। तो एक एफआरसी बेसिकली यूके के अंदर एक काउंसिल है जिसका काम है नजर बनाए रखना कंपनीज के ऊपर, कि कंपनीज जो है वो काम अपना इंटीग्रिटी से करें। ठीक है, और अदर देन तो वो एफआरसी जो है वो ऑडिट कमिटी को लेकर के उसने अपनी कुछ गाइडलाइन दी है, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब एफआरसी क्या कह रही है भाई? एफआरसी कह रही है कि बेसिकली to assist, the guidance is designed to assist company board when implementing the corporate governance code. तो जब कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड इंप्लीमेंट करे तो उसको मदद करने के लिए बेसिकली गाइडलाइंस है। तो कंपनीज विद अ प्रीमियम लिस्टिंग आर रिक्वायर्ड विद टू कंप्लाई विद द कोड और एक्सप्लेन व्हाई दे हैव नॉट डन सो। अच्छा, ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी कि यूके में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है, ये कंपलसरी नहीं है। ये चीज मैंने आपको बता दी थी पहले भी यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि यूके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड हर कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है। तो ऐसी कंपनीज जो कि प्रीमियम लिस्टिंग है, जिनकी लिस्टिंग का वर्ड भी आई थिंक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लिस्टिंग का वर्ड भी कर लिया ना यस सर। डिस्कस। लिस्टिंग का मतलब हो गया कि भाई जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, इंडिया में जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वैसे वहां पे वहां के अपने लॉ स्टॉक एक्सचेंजेस है, तो वहां पर जो कंपनियां लिस्टेड हैं, सूचीबद्ध हैं, ऐसी कंपनीज को जरूरत है कोड को की पालना करने की, कोड की कंप्लायंस करने की। और अगर वो कंपनियां कोड की कंप्लायंस नहीं करती हैं तो उन्हें ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उन्होंने कंप्लायंस क्यों नहीं करी है। यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या है भाई यहाँ पर? यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी? देखो, क्योंकि ये चीज समझना जरूरी है, क्योंकि जब कोई कानून बनाया जाता है ना, और अगर उस कानून की कंप्लायंस कंपलसरी कर दी जाती है, अगर उस कानून की कंप्लायंस कंपलसरी कर दी जाती है, तो वो कंपनियां जो फिर कंप्लायंस नहीं करेंगी उनके साथ क्या होगा? आप सोचो, जैसे अगर हम इंडिया के सिनेरियो की बात करें, हमारे देश के सिनेरियो की बात करें, तो हमारे यहाँ पे कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो कंपलसरी प्रोविजंस कहलाते हैं। ठीक है, तो अब अगर कोई कंपनी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लायंस नहीं करती है, कंप्लायंस शब्द का मतलब होता है, बेटा ध्यान से सुनना, पालन करना। कोई कानून बनाया गया, पालन करना जरूरी अगर उसका है तो करना पड़ेगा, और अगर नहीं करोगे, नॉन कंप्लायंस कर दोगे, तो फिर क्या होगा? फिर आपको पैनलाइज किया जाएगा। क्या किया जाएगा आपको यहाँ पे? पैनलाइज किया जाएगा। ठीक है, पैनलाइज का मतलब समझते हो? पैनलाइज का मतलब पनिशमेंट, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा कि आपने कानून के प्रावधानों का, प्रोविजंस की जो है वो पालन नहीं किया। वो मॉनेटरी पेनल्टी भी हो सकती है, और हो सकता है कि आपको जेल भी भेज दिया जाए, इम्प्रिजनमेंट भी भेज दिया जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ कि जब कोई लॉ कंपलसरी होता है ना, तो फिर उसकी कंप्लायंस जो है वो आपकी जरूरी हो जाती है, और नहीं करने पर आपको पैसों से भी भारी नुकसान होता है, आपको पेनल्टीज भरनी पड़ सकती हैं, और हो सकता है कि कुछ इतना सीरियस हो कि भाई आपको जेल भी भेजा जा सके। ठीक है, आ गई बात समझ में यहाँ पे, यस और नो? व्हेन द लॉ इज कंपलसरी, जब लॉ कंपलसरी है, जब उसका पालन करना जरूरी है। ठीक है, अब जब दैट इज समथिंग वेरी यूनिक विद द यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, कि आपको कंप्लाई करना जरूरी तो है,
लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो आपके लिए पेनल्टी नहीं है, आपके लिए पनिशमेंट नहीं है। आपको बस ये बताना पड़ेगा कि आपने उसकी कंप्लायंस क्यों नहीं करी है। आगे बेटा बात समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. करवित बेटा आपको आई समझ में बात मेरी? जूही, Yes, sir. महवेश, निधि, चारों को बात समझ में आ गई? दैट इज Yes, sir. समथिंग वेरी यूनिक विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड यूके का, जो है कि अगर आप नहीं कर रहे हो तो पनिशमेंट नहीं देंगे, आपको पैनलाइज नहीं करेंगे। आपको बस ये बताना है कि भाई आपने इसकी कंप्लायंस करी क्यों नहीं। जरूरी तो है लेकिन नहीं करा, तो इसलिए हमने टर्म यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी यूज करी है कि यूके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो बेसिकली यहाँ पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी कंपनीज को प्रोवाइड करता है। आगे भी बेटा पॉइंट समझ में यहाँ पे? यस और नो? Yes, पॉइंट sir. क्लियर है आप लोगों का? ठीक है, इसको Yes. यहाँ से हटा देते हैं। अब ये आगे क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि भाई ये हमारी पहली एफआरसी की गाइडलाइन है कि या तो करो, करना तो पड़ेगा, नहीं करते हो तो फिर एक्सप्लेन कर दो क्यों नहीं किया। दूसरी गाइडलाइन है एफआरसी की, audit committee arrangement should be proportionate to the task and will vary according to the size and complexity of the company। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इन्होंने ये बस बोला है कि भाई ऑडिट कमिटी का जो भी अरेंजमेंट है वो किसके बराबर होना चाहिए, टू द टास्क एंड विल वेरी अकॉर्डिंग टू द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब बड़ी कंपनी है तो ऑडिट कहने का मतलब बस यही है कि ऑडिट कमेटी जो भी काम कर रही है वो काम डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। कंपनी अगर ज्यादा बड़ी है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो ऑडिट कमेटी के अरेंजमेंट भी देखो वैसे होने चाहिए। अगर इसको ना ऐसे रिलेट करो कि आप किसी शादी में अगर खाना खाने गए हो और शादी में अगर मेहमान बहुत ज्यादा है तो बेटा अरेंजमेंट भी तो अपने को ज्यादा करना पड़ेगा ना। अगर आपने मेहमान बहुत सारे इनवाइट कर रही है और जो अरेंजमेंट उन मेहमानों के हिसाब से नहीं किया तो फिर क्या होगा शादी के अंदर? पता नहीं रहता आप लोगों को? इंडिया में Yes, तो ये चीज हम समझते हैं कि अगर आपने शादी में मेहमानों को बहुत ज्यादा इनवाइट कर लिया लेकिन जब अरेंजमेंट नहीं हुआ तो लोग खाने पे बहुत बुरे तरीके से टूट पड़ेंगे और जो है आपका खाना खत्म हो जाएगा, है ना। लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी और फिर आप भाग दौड़ करते रहोगे, परेशान होते रहोगे, वो सारा शादी का अरेंजमेंट जो है वो खराब हो जाएगा और लोग बुराइयां करेंगे। होगा नहीं होगा? यस और नो? yes, sir. तो ऑडिट कमेटी के साथ भी बात ये भी, कंपनी अगर बड़ी है, कॉम्प्लेक्स है, तो ऑडिट कमेटी को अरेंजमेंट वैसे करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर क्योंकि अगर साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अरेंजमेंट नहीं है तो फिर ऑडिट कमेटी का पर्पस जो है वो यहाँ पर सर्व नहीं होता। आपका पर्पस तब सर्व होगा जब आप साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अरेंजमेंट करेंगे। आगे बेटा बात समझ में क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. तो हाँ, 2 पॉइंट हो गए। एफआरसी गाइडलाइन कहती है कि भाई प्रीमियम लिस्टिंग वाली कंपनीज को कोड के कंप्लाई करना पड़ेगा और नहीं करते तो एक्सप्लेन करें। दूसरा, ऑडिट कमेटी के अरेंजमेंट्स कंपनी के साइज और कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार होने चाहिए, प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। उसके अलावा देयर शुड बी फ्रैंक ओपन वर्किंग रिलेशनशिप एंड अ हाई लेवल ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन ऑडिट कमेटी चेयर, बोर्ड चेयर, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंस डायरेक्टर। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो हमारी ऑडिट कमेटी के सदस्य हैं, ठीक है, या ऑडिट कमेटी का जो चेयरमैन है, बोर्ड का जो चेयरमैन है, कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव और फाइनेंस डायरेक्टर है, इन चारों के बीच में जो है वो एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन लोगों के बीच में होना चाहिए, ओपन वर्किंग रिलेशनशिप। क्योंकि देखो ये चार बड़े इंपॉर्टेंट स्तंभ है, अगर ये चारों मिलजुल करके आपस में कॉपरेट करके काम करेंगे तो चीजें होंगी, अदरवाइज जो है वो काम आपका नहीं होगा। ज्यादा इस पॉइंट में समझाने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। तो कह रहे हैं कि भाई कंपनी के जो ऑडिट कमेटी का चेयरमैन है, बोर्ड का जो चेयरमैन है, कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है और फाइनेंस डायरेक्टर, इनके बीच में एक फ्रेंडली ओपन वर्किंग रिलेशनशिप और आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आगे भी बेटा बात समझ में? यहाँ पे थर्ड पॉइंट भी Yes, sir. सबको आ गया? जूही आपको आ गया? Yes, sir. आपको आ गया? नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर दैट द ऑडिट कमिटी इज केप्ट प्रॉपर्ली इन्फॉर्म। इसके अलावा यहाँ पे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बताई गई है कि मैनेजमेंट ये इंश्योर करे कि ऑडिट कमिटी प्रॉपर्ली इन्फॉर्म्ड रहे। कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि आपको लगता है जरूरी है ऑडिट कमिटी को बताना, वो आपको देनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सभी डायरेक्टर्स कॉपरेट करें। नेक्स्ट, हमारी ऑडिट कमेटी का कोर फंक्शन क्या है? 3 कोर फंक्शन इन लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ओवरसाइटेडनेस, असेसमेंट एंड रिव्यू। ये बेटा 3 आपके फंक्शन है। ऑडिट कमेटी के 3 मेन काम है। ओवरसाइटेडनेस, जैसे आप छत पे खड़े होकर के देखते हो नीचे लोग जा रहे होते हैं, तो आपको उसी स्तर पे रह करके देखना है कि भाई
कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको असेसमेंट करना है, आपको रिव्यू करना है, ये आपके काम है। आप दूसरों के काम नहीं करेंगे। ऑडिट कमेटी का काम ये नहीं कि चलो मदद कर दी जाए और दूसरों का काम खुद कर लिया जाए। अगर आप दूसरों के काम खुद करोगे तो फिर आपका काम आप कब करोगे? तो इसलिए आपको दूसरों के काम नहीं करने। इसका एक सर्टेन एग्जांपल इन लोगों ने दिया है, दे शुड मेक श्योर दैट, अब ऑडिट कमेटी मेक श्योर करे कि भाई यहाँ पर there is a proper system in place for monitoring of internal control but should not do the monitoring themselves। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए स्टेटमेंट क्या कहता है। ये कह रहा है कि ऑडिट कमेटी मेक श्योर करे कि भाई इंटरनल कंट्रोल की मॉनिटरिंग के लिए प्रॉपर सिस्टम है या नहीं। ध्यान से सुन लीजिए, ऑडिट कमेटी का काम क्या बताया है यहाँ पर कि भाई आपको ये मेक श्योर करना है कि भाई इंटरनल कंट्रोल की मॉनिटरिंग के लिए प्रॉपर सिस्टम है या नहीं, ये आपका काम है। इसकी जगह आप खुद मॉनिटरिंग मत करने लग जाओ। एक छोटा सा डायग्राम हम लोग बना लेते हैं ना, यहाँ पर समझिए। ये हमारे इंटरनल कंट्रोल है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया क्या कि इंटरनल कंट्रोल हम लोग क्यों बनाते हैं? किसी को ध्यान है क्या हम लोग इंटरनल कंट्रोल क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं भाई? टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर। कंपनी के अंदर होने वाले फ्रॉड और गलतियों को प्रिवेंट करने के लिए, एंड डिटेक्शन इज ऑल्सो, अगर हो रहे हैं तो उनके बारे में पता चल जाए, इसके पर्पज से इंटरनल कंट्रोल बेटा बनाया जाता है। मैंने इसका एक सर्टेन एग्जांपल दिया था आप लोगों को, मैं याद दिला दूं। जब मैंने आपको बोला था कि भाई आप जब बस में या ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो कंडक्टर या टीसी आपका टिकट चेक करने आता है नहीं आता बेटा? यहाँ पे ये एक छोटा सा एग्जांपल है। क्यों है? क्योंकि भाई जो बस ऑपरेटर है वो नहीं चाह रहा कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हो, मेरे यहाँ गलतियां हो, या ऐसे लोग ट्रेवल करें जो अनऑथराइज्ड पैसेंजर्स हैं। तो एक छोटा सा इंटरनल कंट्रोल है। अच्छा देखो, इंटरनल कंट्रोल बनाया गया फ्रॉड और एरर्स को प्रिवेंट और डिटेक्ट करने के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप कोई कंट्रोल बनाओगे, बदमाश लोग जो होते हैं ना, जो लोग बदमाशी करते हैं, तो उनके क्या खून में आ जाती है वो बात, उनसे रहा नहीं जाता बदमाशी करे बिना। तो अगर आपने कोई कंट्रोल बना दिया उसको रोकने के लिए, तो फिर क्या होगा बेटा? होगा ये कि वो एक लूपहोल निकाल लेगा, वो एक ऐसा रास्ता निकाल लेगा जिससे कि वो इंटरनल कंट्रोल को भी बाईपास कर ले। बदमाशी तो उसको करनी है, यस और नो? आ रही मेरी yes, बात समझ में? मतलब आपने उसको कंट्रोल बनाया कि भाई ये बदमाशी नहीं करे, फिर उसने एक रास्ता निकाल लिया कि भाई कुछ ऐसा निकाल लेते हैं रास्ता जिससे कि जो है इंटरनल कंट्रोल को बाईपास कर दें, इंटरनल कंट्रोल को बेवकूफ बना दे, और जो है हम यहाँ पर फ्रॉड भी कर ले और हमारी जो गलतियां हैं वो पकड़ाई में भी ना आए। जब लोगों के मन में बदमाशी आ जाती है, लालच आ जाती है ना, तो फिर वही करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है, बैंकिंग का हमारा इतना अच्छा सिस्टम है, फिर भी फ्रॉड होता ही नहीं होता? होता yes नहीं होता sir, फ्रॉड? यस सर। तो फ्रॉड जब हो रहा है आज की डेट में भी बैंकों में आप देखोगे फ्रॉड हो रहा है, तो क्या वहां पर इंटरनल कंट्रोल्स नहीं बने हुए क्या इनको रोकने के? बने हुए हैं। लेकिन जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं उन्होंने रास्ते बना लिए कि भाई कैसे इंटरनल कंट्रोल को, कैसे सिस्टम को पूरा जो है वो बाईपास करें, कैसे उसको बेवकूफ बनाए, क्या चीजें, ताकि हमको पकड़ नहीं पाए, है ना? सो अब यहाँ पे बोर्ड की जिम्मेदारी क्या है? बोर्ड की जिम्मेदारी की एक और सिस्टम डेवलप करे। क्या डेवलप करे भाई? यहाँ पे एक और सिस्टम डेवलप करे ये मॉनिटर करने के लिए कि इंटरनल कंट्रोल वो कहीं जो है आउटडेटेड तो नहीं हो गया, पुराना तो नहीं हो गया, है ना? सिस्टम टू मॉनिटर इंटरनल कंट्रोल्स आर सफिशिएंट और नॉट। क्या इंटरनल कंट्रोल फ्रॉड और एरर को पकड़ने के लिए सफिशिएंट और प्रॉपर है भी या नहीं? पुराने तो नहीं हो गए, नहीं हो गए हैं तो फिर हमको इंटरनल कंट्रोलों में सुधार करना पड़ेगा, तभी जो है हम फ्रॉड एंड एरर्स को रोक पाएंगे। और ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये चलता रहता है। आप कंट्रोल्स बनाते हो, फिर उसको बाईपास करने के लिए चोर लोग रास्ता निकाल लेते हैं, फिर हमें पता चलता है कि अच्छा ऐसा हो गया, फिर हम हमारे कंट्रोल्स को अपडेट करते हैं। आपके कंप्यूटर के अंदर जिसको आप यूज दे रहे हो, इसमें एक एंटीवायरस प्रोग्राम होता है ना? एंटीवायरस प्रोग्राम एक है नहीं है? बताओ भाई।
सर प्लीज रिपीट करना। मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस प्रोग्राम है या नहीं है? यस सर। जूही, महविश, निधि, तुम लोगों के नहीं है कंप्यूटर में एंटीवायरस? यस सर। इसका काम क्या है? क्या काम है हमारे एंटीवायरस का? किसको पकड़ना? सर वायरस को। वायरस को Yes. पकड़ना। और नहीं पकड़ेंगे तो क्या करेगा वायरस? हमारे सिस्टम को खराब कर देगा, कंप्यूटर खराब कर देगा हमारा वायरस। यस और नो? यस सर। लेकिन आप ये चीज सोचिए कि हर कुछ दिनों में आपका एंटीवायरस प्रोग्राम अपडेट हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई एंटीवायरस प्रोग्राम अपडेट? एक बार बना दिया ना, क्या ये इतना अच्छा नहीं है कि हमेशा वायरस इसको पकड़ पाएगा? ऐसा नहीं है, होता ही नहीं होता आपका एंटीवायरस प्रोग्राम हर बार अपडेट। Yes, sir. क्यों? क्योंकि वायरस एडवांस हो रहा है। आपने एक सिस्टम बनाया वायरस को पकड़ने के लिए, फिर जिसने वायरस बनाया उसने और दिमाग लगाया, अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम पकड़ रहा है, कुछ और बेटर करता हूं, अब नहीं पकड़ पाएगा। फिर आपने देखा कि एंटीवायरस प्रोग्राम पकड़ नहीं पा रहा, तो अब हम एंटीवायरस प्रोग्राम को अपडेट करते हैं। करते नहीं करते? तब जाके ये कंटिन्यू प्रोसेस है, चलता रहेगा। यस और नो? चोर पुलिस का खेल है। Yes, चोर sir. चोरी करने के तरीके नए नए ढूंढता रहेगा और पुलिस को नए नए तरीके चोरों को पकड़ने के लिए जो है वो डेवलप करने पड़ेंगे। आगे बेटा बात समझ में यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. यस सर। हम यही समझाना चाह रहे हैं, ये काम जो है वो चलता रहता है। अब मेरा कहना ये है कि ये जो अपडेट करने का काम है, सिस्टम को मॉनिटर करने का काम है कि भाई हमारा सिस्टम पुराना तो नहीं हो गया, क्या इसको अपडेट करने की जरूरत है, ये काम है बोर्ड का बेटा। किसका काम है ये हमारा? Board. बोर्ड का। हम कह रहे हैं कि ऑडिट कमेटी क्या करेगी? क्या ऑडिट कमेटी को ये सिस्टम खुद बना लेने चाहिए? क्या करेगी भी ऑडिट कमेटी? क्या ऑडिट कमेटी खुद बनाए ये सिस्टम? ये काम तो किसका है? ये फंक्शन तो किसका है? तो बोर्ड का काम है। समझ रहे हो बात को? क्या ऑडिट कमेटी इस काम को खुद करने लग जाए कि मॉनिटरिंग करने की सिस्टम खुद बना दे? जल्दी बताओ। नो सर। नहीं, Sir. ये ऑडिट कमेटी का काम नहीं है। सिस्टम बनाना काम जो है वो बोर्ड का है। ऑडिट कमेटी क्या करेगी? अरे ऑडिट कमेटी का काम बस इतना है, ये देखना कि बोर्ड अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा। ऑडिट कमेटी तो ये रिव्यू करेगी कि भाई क्या बोर्ड ने सिस्टम बनाए हैं या नहीं बनाए। आ गया बेटा समझ में? आप एक क्लियर एग्जांपल आप लोगों को ये वाला? Yes, sir. सर। ठीक है, तो दे शुड मेक श्योर दैट देयर इज अ प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। वो मेक श्योर करेंगे भाई है। नहीं है तो अगर ऑडिट कमेटी को लग रहा है ना कि भाई ये सिस्टम आपका जो है वो सही नहीं है, इससे मॉनिटरिंग नहीं हो सकती इंटरनल कंट्रोल, तो वो बोर्ड को बोलेगी भाई काम करो, अच्छा सिस्टम बनाओ, हम नहीं बनाने को। आ गया बेटा समझ में? क्लियर ये वाला पॉइंट? नाउ एंड पे हम लोग आ जाते हैं, द बोर्ड शुड रिव्यू द ऑडिट कमेटी इफेक्टिवनेस। अब देखो, दोनों को एक दूसरे का काम पकड़ने के लिए दे दिया, दोनों को दे दिया काम पकड़ने के लिए। ऑडिट कमेटी को बोला तुम रिव्यू करो कि बोर्ड अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा अच्छे से। बोल दिया भाई तुम जो है वो रिव्यू करो कि बोर्ड अपना काम करता है नहीं करता। और बोर्ड को भी यही ड्यूटी दी है कि आप भी ये देखो कि क्या ऑडिट कमेटी जिस पर्पस के लिए बनाई गई थी उस पर्पस के लिए ऑडिट कमेटी अपना काम कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं कि ऑडिट कमेटी के लोग आ रहे हैं, चाय समोसे खा रहे हैं और जा रहे हैं घर। ये नहीं होना चाहिए। ऑडिट कमेटी का काम है हमारे काम में कमियां निकालना, और हमारे काम में अगर वो कमियां नहीं निकाल रही है इसका मतलब ऑडिट कमेटी काम नहीं कर रही। दोनों एक दूसरे के काम को क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे। यहाँ पे आगे भी बात समझ में क्लियर है? यहाँ पे यस और नो? Yes, sir. यस। यस सर। लेकिन बोर्ड का काम डेली बेसिस का नहीं है, एनुअल है, साल में एक बार रिव्यू आपको करना चाहिए। ये हम लोगों के यहाँ पर एफआरसी की गाइडलाइन। इसके अलावा ऑडिट कमेटी को क्या करना है यहाँ पर? ऑडिट कमेटी शुड रिसीव इंडक्शन एंड ट्रेनिंग फॉर न्यू मेंबर्स एंड कंटिन्यू। अब ये मेंबर्स के बारे में बेटा बात करती है कि ऑडिट कमेटी में अगर कोई भी सदस्य नया आता है तो फिर उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी हमको, जैसी भी रिक्वायर्ड है। होल्ड एज मैनी मीटिंग एज दी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जिस जरूरत के हिसाब से आप मिलिए, मिलोगे तो काम होगा, मिलोगे नहीं तो काम नहीं होगा। ठीक है, मीटिंग्स आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है आपके काम से हिसाब से, और कम से कम 3 मीटिंग तो आपको करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा
कंपनी के एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटर्स से आप मिलिए बिना मैनेजमेंट के, है ना, विदाउट मैनेजमेंट एटलीस्ट एनुअली, साल में एक बार कम से कम आप एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटर के साथ मिलिए, मैनेजमेंट को उस मीटिंग में मत बुलाइए, मीटिंग बुलाइए, एक्सटर्नल ऑडिटर को इन्विटेशन दीजिए, इंटरनल ऑडिटर को इन्विटेशन दीजिए, मैनेजमेंट को मत दीजिए। और अगर किसी तरह का इश्यू अराइज होता है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस उनसे करना है, ठीक है। और बोर्ड को आप रिपोर्ट करोगे कि भाई हम हमारी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, आपकी रिपोर्टिंग टुवर्ड्स बोर्ड ही है। अल्टीमेटली बोर्ड से ऊपर कुछ नहीं है कंपनी में, तो ऑडिट कमेटी भी बनी है वो बोर्ड के अंडर ही बनी है, हालांकि वो काम बोर्ड का ही देख रही है लेकिन फिर भी जो है वो उसके अंडर ही है। तो अल्टीमेटली रिपोर्ट आपको करना है किसको, यहाँ पर आपको जो है वो बोर्ड को रिपोर्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। इंश्योर द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स आर प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है ये थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इंश्योर द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स आर प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड इन रिलेशन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। कह रहे हैं कि ऑडिट कमेटी की ये जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। क्या कह रहे हैं भाई यहाँ पर ये कि भाई ये ऑडिट कमेटी की जिम्मेदारी है कि शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर प्रोटेक्टेड रहे। क्यों भाई, शेयर होल्डर्स कौन है भाई शेयर होल्डर्स कौन है, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं जल्दी बताओ। सर ओनर। क्या देते हैं कंपनी को, सर फाइनेंस। फाइनेंस देते हैं। बोर्ड क्या कर रहा है, बोर्ड का काम क्या है, तो बता सकता है बोर्ड का काम क्या है। सर एजेंट का रोल प्ले कर रहा है। बोर्ड का काम तो मैनेजमेंट है ना, ये जो पैसा दिया इस पैसे से को यूज लेना, ठीक है, इस पैसे को यूज लेना, इस पैसे को इन्वेस्ट करना और रिटर्न्स निकालना, मतलब कि प्रॉफिट निकालना। तो इसका मतलब अगर ये कंपनी अगर नुकसान में चली गई तो अल्टीमेटली बोर्ड का नुकसान है या शेयर होल्डर्स का नुकसान है, लॉस किसका होगा यहाँ पे, शेयर होल्डर्स का होगा ना नुकसान, तो किसका होगा, किसका होगा भाई जल्दी बताओ। सर शेयर होल्डर। अगर बोर्ड अपना काम अच्छे से नहीं करेगा तो अल्टीमेटली नुकसान शेयर होल्डर्स को होगा। बेटा मेरा पैसा डूब जाएगा, मैंने अगर किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो मैं तो जा नहीं रहा उस कंपनी को संभालने के लिए, बोर्ड संभाल रहा है। तो अगर बोर्ड अच्छे से काम नहीं करेगा तो बोर्ड का कुछ जाए नहीं जाए मेरा पैसा डूब जाएगा और मेरे जैसे लाखों लोगों का पैसा डूब जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में यहाँ पे, क्लियर, यस और नो। यस सर। यस ठीक है, सर। तो क्योंकि एट दी वेरी स्टार्टिंग हमने जब ऑडिट के बारे में समझा तो हमने ये समझा है कि ऑडिट का तो पर्पस ही शेयर होल्डर्स का प्रोटेक्शन है। ऑडिट कर क्यों रहे, ताकि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जिनको बनाया गया है उस पे लोग विश्वास कर सके, और वो मेरे, अगर मैं ऑडिटर हो मैं कह रहा हूं कि नहीं भाई ये सही बना है, तभी लेटा लोग उसके ऊपर विश्वास करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरा काम भी अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स के ही हितों का जो है वो प्रोटेक्शन करना है, इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करना है। तो ऑडिट कमेटी जब बनाई जाती है तो ऑडिट कमेटी का एक मेजर रोल होता है कि ऑडिटर को मदद करना। देखो ऑडिटर को एज मैक्सिमम सपोर्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने चीज समझाई आपको कि भाई जब कोई बाहर का ऑडिटर आएगा कंपनी में और जब वो ऑडिट करना चालू करेगा तो उसको बहुत सपोर्ट की जरूरत है, यस और नो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, तभी वो अपनी ऑडिट की रिपोर्ट दे पाएगा। बात समझ रहे हो आप लोग यहाँ पे, यस और नो। यस सर। तो उसको वो सपोर्ट बोर्ड नहीं दे सकता, क्योंकि बोर्ड अपने आप में बहुत बिजी है यार, उसको बहुत सारा काम है, उसको कंपनी चलानी है, उसको बिजनेस चलाना है, उसको मॉनिटरिंग करनी है, उसको इंटरनल कंट्रोल बनाने हैं, उसको रिस्क असेसमेंट करना है, तो वो ये सपोर्ट नहीं दे सकता। तो इसलिए हमने बोर्ड के कुछ सदस्यों को अलग करके एक कमिटी बना दी जिसको ऑडिट कमेटी नाम दे दिया। तो आपको उसको सपोर्ट देना पड़ेगा जितना सपोर्ट हो सकता है,
ठीक है। और जब आप ये सपोर्ट दोगे तो ऑडिट अच्छे से हो पाएगी। अगर सपोर्ट दिया तो ऑडिट अच्छे से हुई, अगर सपोर्ट नहीं दिया तो ऑडिट अच्छे से नहीं हो पाएगी। आई बेटा बात समझ में? यहाँ पे क्लियर मेरी बात? यहाँ पे यस और नो? ठीक है भाई, हाँ या ना जल्दी बताओ। Yes, sir. सर। ठीक है, तो आप अगर ऑडिट कमेटी को एक मेजर चीज ध्यान देनी कि भाई ऑडिटर को सपोर्ट करें, नहीं करोगे तो ऑडिट नहीं कर पाएगा, और जब वो ऑडिट नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही तरीके से हुई है या नहीं हुई है वो उसके ऊपर अपना ओपिनियन फ्रेम नहीं कर पाएगा। तो आपका काम है कि उसको सपोर्ट दीजिए, ठीक है। अदरवाइज आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी अच्छे से नहीं होगी। देखो रिपोर्टिंग अल्टीमेटली ऑडिट रिपोर्ट जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर ही है कि भाई हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाए तो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हुआ किसका? शेयर होल्डर्स का, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत बनाओगे तो शेयर होल्डर्स के हितों को नुकसान पहुंचेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने होंगे जो है शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट जो होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? प्रोटेक्ट हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में यहाँ पे? यस और नो? यस सर। गर्वे जूही आ गई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि नाउ इसीलिए इनको ऑडिट कमेटी के ऊपर हमने जिम्मेदारी डाली है कि भाई आपको अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, और स्पेशली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और इंटरनल कंट्रोल के रिलेशन उसमें उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। दैट्स आप जब ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिटर से मिलोगे उसको सपोर्ट करोगे तब ये चीजें पॉसिबल है, अदरवाइज ये चीजें पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहे हैं रिव्यू एंड रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑन सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज एंड जजमेंट इन कनेक्शन विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी अगर सिग्निफिकेंट इशू आपको दिखता है फाइनेंशियल रिपोर्ट से संबंधित तो वो आपको रिव्यू करना है और आपको बोर्ड को रिपोर्ट करना है। देखो अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अपने आप में एक बड़ा प्रोसीजर होता है। आपने जैसे 11th में अकाउंट्स पढ़ी होगी ना, तो अकाउंट्स में आपने क्या पढ़ा? आपको आप लोगों को ध्यान है अकाउंट्स का एक प्रोसीजर है हमारा? यस और नो? कोई बता सकता है हमारा अकाउंटिंग का प्रोसीजर क्या है यहाँ पे? मेरे को क्या होता है सबसे पहले? Sir, journal entry. जर्नल एंट्री पहले होती है, इनवॉइस पहले आता है। क्या होगा? Yes, sir. Invoice. Invoice and voucher. इनवॉइस होगा ना पहले तो बेटा, या तो हमने किसी को बेचा है सामान या खरीदा है सामान, या फिर ट्रांजैक्शन आप बोल लें। सबसे पहले लेन देन होगा, ठीक है। फिर इसका कोई एविडेंस क्रिएट होता है ना। इस एविडेंस के बेसिस पर फिर जर्नल एंट्री होती है। आ गया समझ में? Yes, sir. ठीक है, फिर लेजर पोस्टिंग होती है। फिर लेजर पोस्टिंग के बाद आप फिर एट द एंड ऑफ ईयर ट्रायल बैलेंस बनाते हो। फिर ट्रायल बैलेंस के बाद आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। आ गया समझ में? क्लियर है? यस ये सर। हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने का एक प्रोसीजर होगा। क्या हो गया ये हमारा? ये हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्रोसीजर होगा। आगे बात समझ में? यस सर। इसको Yes, sir. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अब अगर इस पूरे प्रोसीजर में कोई भी सिग्निफिकेंट इशू, मान लो जर्नल एंट्री के समय जब हो रही है, ऑडिट कमेटी को एक सिग्निफिकेंट इशू दिखता है कि भाई ये गलत हो रहा है, यहां पर उनको एक सिग्निफिकेंट इशू जो है वो मिला, तो ऑडिट कमेटी की क्या जिम्मेदारी बनती है? यहाँ पर एफआरसी कहती है ऑडिट कमेटी की जिम्मेदारी है कि इस सिग्निफिकेंट इशू को किसको रिपोर्ट करे? किसको रिपोर्ट करे? वो करे ये रिपोर्ट बोर्ड। किसको रिपोर्ट करे? बोर्ड। बोर्ड। ठीक है, मतलब बोर्ड के पास तो वैसे ही बहुत काम है, आपको दे दिया। आप इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो प्रोसीजर है इसको इस पे नजरें बनाए रखो। अगर कोई भी सिग्निफिकेंट इशू आपको दिखता है तो उसको रिव्यू करो और उसको बोर्ड को आप रिपोर्ट करो कि भैया देखो इसको सुधारने की जिम्मेदारी ऑडिट कमेटी की नहीं है। सुधारेगा तो कौन? इसको यहाँ पर कौन सुधारेगा? यहाँ पे Board. बोर्ड ही सुधारेगा, हम नहीं सुधारेंगे। लेकिन अगर इशू आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट जो इशू है ये हमको बोर्ड को बेटा रिपोर्ट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्लियर यहाँ पे? यस और नो?
Yes, sir. ठीक है, इश्यूज एंड जजमेंट इन कनेक्शन विद दी, क्योंकि इसी प्रोसीजर इसी प्रक्रिया के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। तो अगर बेटा आप सोचो यहां आपको इश्यू मिला था, सिग्निफिकेंट इश्यू, अगर इसको रिजॉल्व नहीं किया गया तो हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, क्या ये सही बनेंगे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये बताओ। नहीं No, बनेंगे sir. ना, जल्दी बताओ, बनेंगे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही? नहीं। No, sir. नहीं बनेंगे ना, यहां दिक्कत हो जाएगी अल्टीमेटली अगर आपने ये इश्यू यहाँ रिजॉल्व नहीं किया। तो इसलिए ऑडिट कमेटी की जिम्मेदारी बनती है कि पूरी जो प्रक्रिया है उसको ध्यान से देखे, उसको रिव्यू करती रहे समय समय पर, और अगर कोई सिग्निफिकेंट इश्यू है या उसका कोई जजमेंट है तो वो यहाँ पर वो इस बारे में बोर्ड को जो है वो बताएं कि ये दिक्कत है, इसको सुधारो, और बोर्ड जो है फिर उसको सुधारेगा। आ गया बेटा समझ में? क्लियर? यस और नो? आगे बढ़े इसको। Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना एक बार वापस ना। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? कंसीडर द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, सिग्निफिकेंट एस्टिमेट एंड जजमेंट। अब आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज हो गई, एस्टिमेट है, जजमेंट है, अब ये अप्रोप्रिएट है या नहीं इसको भी कंसीडर करने का काम आपके ऑडिट कमेटी का है। अकाउंटिंग पॉलिसीज समझते हो क्या होता है, क्या होती है अकाउंटिंग पॉलिसीज यहाँ पे? जल्दी बताओ, कोई बता सकता है अकाउंटिंग पॉलिसीज किसको कहते हैं यहाँ पे? ये सुना है फीफो कभी? Yes, sir. Yes, क्या होता sir. है फीफो, किसको बोलते हैं? So first in, first out. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना? कहने का मतलब ये है कि मान लो ये गोडाउन है, क्या है बेटा यहाँ पे? गोडाउन, ठीक है। अब हम इस पॉलिसी को फॉलो करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब 1 अप्रैल को 50 यूनिट आई, 2 अप्रैल को 40 यूनिट आई, ठीक है, और 3 अप्रैल को मेरे पास सेल करने के लिए डिमांड आई है। तो मैं इस गोडाउन से कौन सा वाला माल पहले भेजूंगा? 1 अप्रैल का भेजूंगा, 2 अप्रैल का भेजूंगा? First हम अगर April. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की First पॉलिसी, April. जो पहले माल आया वो पहले माल जाएगा, इसका मतलब फर्स्ट अप्रैल का। यस और नो? Yes, sir. Yes, है sir. ना? Yes, sir. ये बेटा एक तरह की पॉलिसी है जो मैं फॉलो करता हूं, है ना? अब क्या ये पॉलिसी जो कंपनी फॉलो कर रही है एप्रोप्रिएट है? नहीं हो सकता है कि मेरे धंधे में, मेरे बिजनेस में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की जगह लास्ट इन फर्स्ट आउट की पॉलिसी फॉलो होनी चाहिए, या फिर जो अकाउंटिंग हम लोग करते हैं वो और भी कोई एवरेज का भी होता है सिस्टम, और भी चीजें होती हैं। तो ये अगर पॉलिसी अप्रोप्रिएट है या नहीं है, इस चीज को रिव्यू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी हमने? ऑडिट कमिटी को दे दी। किसको दे दी हमने यहाँ पर? ऑडिट कमिटी में। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. क्योंकि फीफो या लीफो वाले सिस्टम से जैसे जो माल आएगा, जो माल जाएगा, इसी के बेसिस पर हम हमारी अकाउंटिंग भी करते हैं बेटा, ठीक है। क्योंकि देखो रेट्स अलग हो सकती है ना। 1 अप्रैल को मानो मैंने 50 रुपए में 1 यूनिट खरीदी थी, 2 अप्रैल को माल सस्ता हो गया, 40 रुपए हो गया, तो अकाउंटिंग भी तो उसके हिसाब से होगी। यस और नो? अकाउंटिंग Yes. में भी तो इम्पैक्ट आएगा ना हमारे, होगा नहीं होगा? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का भी बेटा वैल्यूएशन पे बहुत, हमारी अकाउंटिंग ही पूरी बदल जाएगी। लीफो फीफो से हमारे अकाउंटिंग के ऊपर बहुत इंपैक्ट आ जाएगा। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है ना, उसकी वैल्यू डिफर कर जाएगी। आ गया समझ में? यस और नो? Yes, sir. Yes, तो sir. अब ये जो पॉलिसी है, मैं ये नहीं कह रहा, ये सिर्फ एक सर्टेन एग्जांपल है, ऐसी और भी एन नंबर ऑफ पॉलिसीज हम लोग अकाउंटिंग में बनाते हैं। ऐसी कोई पॉलिसी है, एस्टीमेट है, जैसे कि भाई आप एग्जांपल ले लो, डेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, कोई जजमेंट है, ठीक है, आपने जैसे प्रोविजन बना दिया यहाँ पे बैड एंड डाउटफुल डेब्ट का, कि भाई इतना नुकसान हो सकता है, ये सब एस्टीमेट और जजमेंट मैनेजमेंट लेती है। और ये एप्रोप्रिएट है नहीं है, इनके एप्रोप्रिएटनेस को कंसीडर करने की जिम्मेदारी जो है वो हमने किसको दी है? ऑडिट कमिटी को दी है। आगे भी बात समझ में? यहाँ पे क्लियर? यस और नो? Yes, sir. गर्वित आपको आ गया? निधि आपको आ गया समझ में? यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. कह रहे हैं भाई हाँ, बोर्ड रिव्यू करे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज और जजमेंट, और अगर कुछ सिग्निफिकेंट इश्यूज को दिखता है तो रिपोर्ट करना है बोर्ड को। आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज है, सिग्निफिकेंट एस्टीमेट है, जजमेंट है, इनकी अप्रोप्रिएटनेस को आपको कंसीडर करना है। ठीक है। रिसीव रिपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस सिस्टम एंड द कंक्लूजंस ऑफ एनी टेस्टिंग कैरिड आउट बाय द इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर। ठीक है, मैनेजमेंट से रिपोर्ट लेना कि भाई यहां पर अगर इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर ने टेस्ट कैरी आउट किया है, ठीक है, सिस्टम्स एंड कंक्लूजन, मतलब कोई सिस्टम बना हुआ है, ये सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हो सकता है एक्सटर्नल ऑडिटर आया, एक्सटर्नल ऑडिटर ने ये टेस्ट करके देखा कि भाई ये सिस्टम काम करता है नहीं करता, है ना। मान लो कि भाई कोई इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम था, तो काम करना चाहिए इसको, क्या काम करना चाहिए, इसको फ्रॉड प्रिवेंट करना चाहिए, यस और नो। एक्सटर्नल ऑडिटर Yes. आया और उसने ये टेस्ट करके देखा कि भाई सिस्टम है नहीं है। अब मान लो भाई ये से फॉर एग्जांपल कोई इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम था, तो इसको क्या काम करना चाहिए, इसको फ्रॉड को प्रिवेंट करना चाहिए, यस और नो। Yes. ठीक है, तो अगर वो फ्रॉड को प्रिवेंट नहीं कर रहा तो सिस्टम फेल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, या और अगर पकड़ लेगा तो पास हो जाएगा, हाँ या ना। Yes, sir. नहीं Yes, sir. पकड़ा तो फेल, अगर पकड़ लिया तो पास। तो ये जो टेस्ट किया है, ये टेस्ट अगर एक्सटर्नल ऑडिटर ने किया तो इसका जो भी रिजल्ट आया, वो रिजल्ट ऑडिट कमिटी को बोर्ड से मांगना चाहिए। ठीक है, ऑडिट कमिटी ये नहीं देखेगी हाँ भाई काम हो रहा है, जो कर रहा है जो करने दो, वो सब चीजें ठीक है। अगर कोई एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर आकर के किसी भी सिस्टम को चेक करते हैं कि वो सिस्टम काम करता है नहीं करता, तो उसका रिजल्ट बोर्ड से ऑडिट कमिटी को मांगना चाहिए। आगे भी बेटा बात समझ में यहाँ पे, यस और नो। आ गया है Yes. समझ में, गर्वित, जूही, नेहा, निधि, सॉरी। Yes, sir. ठीक है, तो रिपोर्ट मैनेजमेंट से मांगो अगर कोई टेस्ट आपका एक्सटर्नल या इंटरनल ऑडिटर ने सिस्टम्स और इंटरनल का सिस्टम को टेस्ट करने के लिए एक्सटर्नल या इंटरनल ऑडिटर ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं रिव्यू द सिस्टम एस्टैब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई, असेस, मैनेज एंड मॉनिटर द फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल रिस्क को मॉनिटर, मैनेज, असेसमेंट और आइडेंटिफाई करने के लिए मैनेजमेंट ने जो सिस्टम बना रखे हैं, वापस से ध्यान से सुन लो, मैं धीरे से ही बोलूंगा, इसको यहां से हटा देते हैं, डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं ताकि फटाफट से समझ में आ जाए। एक सेकंड ना, तो यहां से हटा दो। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, फिर से एक बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई बोर्ड को एक सिस्टम बनाना है। क्या बनाना है बोर्ड को, एक फिर से एक सिस्टम System. बनाना है। अब ये सिस्टम क्यों बनाएगा बोर्ड, जो भी फाइनेंशियल रिस्क है, कैसे रिस्क बेटा यहाँ पे, Financial. इन फाइनेंशियल रिस्क को मॉनिटर करने के लिए, क्या करने के लिए, Monitor. मॉनिटर, मैनेज, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए और इनका असेसमेंट करने के लिए, इनका हमारे फाइनेंशियल रिस्क। तो बोर्ड की ड्यूटी है भाई, यहां पर बोर्ड की ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है कि सिस्टम बनाओ जिससे कि फाइनेंशियल रिस्क को मॉनिटर करा जा सके, उसको मैनेज किया जा सके, उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, उसका असेसमेंट किया जा सके। ये काम कौन करेगा, ये बेटा बोर्ड काम करेगा। आ गई बात समझ में यहाँ पे, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. तो काम तो बोर्ड का है कि भाई सिस्टम बनाना है, ड्रॉ आप करोगे। ऑडिट कमिटी की क्या ड्यूटी है, इस सिस्टम को रिव्यू करना। क्या करना है सिस्टम को बेटा, Review. रिव्यू करना। ये आपकी ऑडिट कमिटी की ड्यूटी है, ये आप करोगे, सिस्टम बनाएंगे वो, इसको रिव्यू आप करोगे। आगे समझ में, पॉइंट क्लियर है, यस और Yes, नो। sir. Yes, sir. रिव्यू का मतलब बेसिकली हमें देखेंगे कि हाँ भाई जो सिस्टम बनाया है वो अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा। और मॉनिटर एंड रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ कंपनीज इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इंटरनल ऑडिट का काम
जो है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको भी मॉनिटर एंड रिव्यू हमारी ऑडिट कमेटी करेगी। कौन करेगी भाई? हमारी यहाँ पे ऑडिट कमेटी करेगी। आ गई बात समझ में? यस और नो? यस सर। इंटरनल ऑडिट का याद है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था। एक्सटर्नल ऑडिट तो बाहर का व्यक्ति आके देखेगा कि घर आपका अच्छे से जो है वो जमा हुआ है या नहीं, तो वो आकर के देखे, उससे पहले मुझे खुद भी तो देख लेना चाहिए ना मेरा घर अच्छे से जमा हुआ है नहीं जमा हुआ। यस और नो? याद करो, मैंने आपको दिया था एग्जांपल, याद आ रहा है कि भूल गए? इंटरनल ऑडिट समझ में आई बात यहाँ पे क्या होती है या नहीं होती, पहले तो ये बताओ। गर्वित सर पता है ना, मैंने याद करो भाई, तुमको मैंने पिछली बार समझाया था। तो इंटरनल ऑडिट इज नथिंग मोर देन, भाई कल को कोई बाहर का व्यक्ति आएगा, फूफा जी आएंगे घर में, बोलेंगे ये धूल फैली हुई है और कपड़े बिखरे हुए हैं और ये जो है वो चीज जमा नहीं है, तो वो फूफा जी पहले आए ना, उससे पहले घर के बेटे को या बेटी को बोल दिया भैया तुम देख लो घर में सब जगह सामान जो है वो सही जगह पे रखा है रखा है। फूफा जी आएंगे फिर वो कमियां निकालेंगे। तो वो जो घर की बेटी वो काम कर रही है ना सब चीजें देखने का कि हाँ भाई सब चीजें जमी हुई है या नहीं है, सही तरीके से रखी हुई नहीं है फूफा जी के हिसाब से, वो सब चीजें देखते हैं। तो वो जो बेटी काम कर रही है वो इंटरनल ऑडिट का फंक्शन। आ गया बेटा समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस यस और नो? सर। तो एक्सटर्नल ऑडिटर आता है, वो इनवॉइसेस देखेगा, अकाउंटिंग देखेगा, इंटरनल कंट्रोल देखेगा, तो वो मैं पहले मेरे एम्प्लॉय से चेक करा लूं भैया तुम लोग देख लो सब चीजें सही है नहीं, ठीक है? तो इंटरनल ऑडिट का फंक्शन सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसकी मॉनिटरिंग एंड रिव्यू की जिम्मेदारी बेटा हमने किसको दे दी है? यहाँ पे ऑडिट कमेटी को दे दी। आ गया समझ में यहाँ पे? यस और नो? यस सर। अब मान लो किसी कंपनी में इंटरनल ऑडिट होती नहीं है, तो इसका मतलब जो फूफा जी आएंगे तुम्हारे, इस बात की संभावना बढ़ जाएंगी ना फिर कि वो कमियां ज्यादा निकालेंगे। यस और नो? अगर यस आपने सर। तो बढ़ेगी संभावना, इस बात की ज्यादा हो जाएगी। तो अगर इंटरनल ऑडिट नहीं होती है तो ऑडिट कमेटी को कंसीडर करना है एनुअली द नीड फॉर वन एंड मेक अ रिकमेंड। अगर नहीं है और अगर आपको लगता है तो ऐसा होना चाहिए, तो आप बोलोगे, आप रिकमेंड करोगे। किसको रिकमेंड करोगे भाई? यहाँ पे बोर्ड को रिकमेंड करोगे कि भाई इंटरनल ऑडिट करवाई जाए। क्या करवाई जाए? इंटरनल ऑडिट। नहीं हुई है तो आप रिकमेंड करो बोर्ड को, बोलो कि भाई इंटरनल ऑडिट कराए। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस यस सर। सर। ठीक है। रिव्यू विसल ब्लोइंग अरेंजमेंट फॉर स्टाफ ऑफ द कंपनी टू रेज कंसर्न। विसल ब्लोइंग का मतलब समझते हो ये टर्म क्या है? समझता है कोई विसल ब्लोइंग? विसल ब्लोइंग नहीं समझते तो बताओ, जल्दी बताओ, समझते हो नहीं समझते? आया ना? नो सर। नहीं पता? चलो, तुम्हारे घर के पास में एक कपल की शादी हुई नई नई, और वो जो लड़का है वो अपनी बीवी को बहुत मारता है, तुमने देख लिया, क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? जूही क्या करोगी? तुम क्या करोगी? सर कंप्लेन। कंप्लेन करेंगे ना। किसको करोगे कंप्लेन? सर अथॉरिटीज को। किसको? सर पुलिस अथॉरिटीज को। पुलिस अथॉरिटीज को कि भाई हमारे यहाँ पे पास में जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, रोज वो बेचारी औरत है उसका पति उसे जो है वो मारता है। दैट इज विसल ब्लोइंग ना। सीटी बजाना वो टर्म ऐसा है, विसल ब्लोइंग, इसको विसल ब्लोइंग कहते हैं। आगे समझ में? विसल ब्लोइंग का कंसेप्ट सिंपल सा इतना सही है और कुछ नहीं है। अब जब इसको कॉर्पोरेट में घुसा दिया, तुम भी इंप्लॉय हो और तुम्हारा कलीग भी इंप्लॉय है, अब वो कर रहा है फ्रॉड, तुम्हें पता चल गया, क्या करेंगे? क्या करोगे? सर इन्फॉर्म करेंगे बोर्ड को। बोर्ड को। और ऑडिट। अब एक बात बताओ, ये एम्प्लॉय तुम्हारा बॉस है, कौन है एम्प्लॉय तुम्हारा? बॉस। बॉस। ठीक है। अब भी करोगे कंप्लेन? डर लगता है? डर कि हो सकता है मेरी भी नौकरी चल जाए अगर मैंने इसकी कंप्लेन करी।
लगता है नहीं लगता? यस Yes, सर। sir. ठीक है ना। तो तुमने जितना जो हिम्मत दिखा के बोला था ना, घर में पास में अगर जो है वो आंटी जी अगर पिट रही हैं रोज अपने पति से, तो हम जाके थाने में कंप्लेन करा देंगे। बहुत सारे तुम नहीं कराओगे, क्यों? क्योंकि तुम्हें डर लगता है। बीइंग अ रीजन, तुम डरते हो कि तुम उसको पता चल जाएगा कि मेरी पुलिस कंप्लेन किसने करी है वो, और कितने दिन थाने में रहेगा वो, 1-2 दिन रहेगा, बाहर आएगा, फिर मेरे ऊपर अपना गुस्सा निकालेगा, मुझसे लड़ाई करेगा, हो सकता है मुझे सड़क पे मारे। लगेगा? लगता है नहीं लगता डर? यस Yes, और नो? sir. आया ना? यस हाँ सर। sir. हाँ, तो अभी तो तुम लोगों ने हाथ उठा के बोला था अरे सर अभी पास में अगर कोई औरत पिटेगी तो हम तो पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। तुम नहीं करोगे, तुम में से बहुत सारे लोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि डर लगता है। तो एज अ मैनेजमेंट अगर मैं चाहता हूं कि लोग कंप्लेन करें फ्रॉड अगर हो रहा है, चाहे उसका बॉस कर रहा हो, चाहे उसका कलीग कर रहा हो, चाहे उसका जूनियर कर रहा हो, कोई भी हो, तो हमें जो है एक ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि उसके अंदर का डर निकाल दे। ठीक है, तो हमने उसको बोला, हमने ये चीज बताई कि भाई जो भी व्यक्ति विसल ब्लो करेगा, फ्रॉड के बारे में बताएगा ना हमको, हम उसको रिवॉर्ड भी देंगे और हम उसका नाम भी पता नहीं चलने देंगे। तब तो जो है मैं हिम्मत दिखाऊंगा। अब अगर मैं ये चीज तुम्हारे को बोलूं कि भाई तुम अगर पुलिस कंप्लेन करोगे तो पुलिस वाले नहीं बताएंगे उसको, ऐसी पॉलिसी है, जो व्यक्ति कंप्लेन करता है उसके बारे में नहीं बताया जाता, तो फिर तुम्हारा जो है वो तुम डरना बंद कर दोगे कि यार अब क्या डर है, जब मेरा नाम दुनिया को नहीं पता चलेगा ना तो मैं कंप्लेन करूंगा। तो फिर मैं जो है वो, फिर वाकई अगर ऐसा हो रहा होगा तो मैं जो है अथॉरिटीज को रिपोर्ट करूंगा। होगा नहीं होगा, इस बात के चांसेस भी बढ़ेंगे और नंबर ऑफ विसल ब्लोज भी ज्यादा होंगे। यस और नो? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये पॉलिसी बेटा कंपनी में होनी चाहिए विसल ब्लो के लिए। ठीक है, अब अगर विसल ब्लो के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, या अच्छी है या बुरी है, कैसी है, तो इस चीज को रिव्यू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा अपन किसको दे रहे हैं यहाँ पर? हम ये ऑडिट कमेटी को दे रहे हैं। आ गया समझ में? क्लियर यहाँ पे? Yes, sir. यस आपको? तो रिव्यू विसल ब्लोइंग अरेंजमेंट फॉर स्टाफ ऑफ द कंपनी टू रेज कंसर्न इन कॉन्फिडेंस। अभी इंडिया में देखो, आपको एंटी करप्शन ब्यूरो के पास अब सरकारी कर्मचारी जो पैसा खाते हैं उनकी कंप्लेंट अब ज्यादा होने लगी है। ऐसा होने लगा है ना? देखा, अब करप्शन में लोगों का ज्यादा नाम आने लगा है, एंटी करप्शन ब्यूरो पकड़ लेता है फटाफट। अब लोगों को डर लगने लगा रिश्वत से गवर्नमेंट जॉब में। यस और नो? आया ना? यस सर। Yes, sir. क्यों? इट इज बीइंग द रीजन कि हमने विसल ब्लोइंग पॉलिसी को गवर्नमेंट की जो है वो उसको थोड़ा स्ट्रेंथन किया है, उसके अंदर हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी लाए। अब जो लोग कंप्लेन करते हैं ना कि हाँ भाई वो व्यक्ति रिश्वत ले रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसका नाम बताना पड़ेगा, ये सब चीजें नहीं होती, उसका नाम बहुत सीक्रेट रखा जाता है और फिर जो है वो एक्शन लिया जाता है। तो लोगों की हिम्मत बढ़ी है, क्योंकि लोग बात करप्शन के लिए इतना इजी कंप्लेन नहीं करते, क्योंकि उनको डर लगता है मेरा ही काम रुक जाएगा अगर मैं ये जो है ऐसा करूँ। तो ये जरूरी चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी कंपनी में। फ्रॉड्स एंड एरर्स को लेकर के एक बड़ा अरेंजमेंट है जिसके ऊपर बोर्ड को बहुत ध्यान देना चाहिए, और इसको रिव्यू करने की जिम्मेदारी है ऑडिट कमेटी की। क्लियर है बेटा? समझ में आई बात यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. चलो, आज के लिए आई थिंक इतना सफिशिएंट है। कोई डाउट हो तो बताओ आप लोगों को। आ गया है समझ में अच्छे से? Yes, sir. गर्वित, जूही, निधि, तीनों को आ गया? Yes, sir. यस सर। Sir. चलो, अब एनुअल रिपोर्ट कल हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? आज की Okay. क्लास में यहीं पे खत्म। बाय, गुड नाइट। Thank you, sir.